अंधेरी सुरंग के अंदर मटमैले पानी के नीचे जिंदगियों को तलाशने की कोशिश। नीले खाली ड्रमों को बांधने के बाद नाव की तरह इस्तेमाल कर पानी को खंगाला जा रहा है। उत्तराखंड के चमोली जिले में कल हुए इस हादसे में 7 मजदूरों की मौत हो चुकी है। 3 मजदूर अब भी लापता हैं। हादसे के बाद 19 लोगों को घायल हालत में बाहर निकाला गया, जिनमें से 7 की मौत हो गई। 10 लोगों को गोपेश्वर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, एक को श्रीनगर के बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया और एक को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। ये सुरंग टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की पीपल कोटी विष्णुगाड़ पन बिजली परियोजना के तहत बनाई जा रही है। गुरुवार को अचानक सुरंग में पानी घुस गया, जिससे वहां काम कर रहे कई मजदूर फंस गए। उन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं। दुर्घटना के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और स्थानीय पुलिस प्रशासन की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। हादसे के बाद राहत कार्य का जायजा लेने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौके पर पहुंचे। देखिए, नवंबर 2023 में उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा हादसे से सबक लेते हुए उत्तराखंड सरकार ने इस बार काफी तेजी से राहत और बचाव शुरू किया है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हालात का जायजा लेने पहुंचे। घायलों ने याद किया कि हादसे के वक्त क्या कुछ हुआ। चमोली के विष्णुगाड़ पीपल कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में हादसे की खबर आते ही उत्तराखंड सरकार सतर्क हो गई। नवंबर 2023 का सिलक्यारा हादसा अभी पुराना भी नहीं पड़ा था, लिहाजा राहत और बचाव में कोई कोताही नहीं बरती गई। सुबह होते होते मुख्यमंत्री पुष्कर धामी खुद राहत और बचाव का जायजा लेने पहुंच गए। बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियां यहां पर हैं। एनडीआरएफ भी है, एसडीआरएफ भी है, आईटीबीपी के लोग भी हैं। उत्तराखंड के जो हमारा आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट है वो सारा का सारा यहाँ पर काम कर रहा है। अन्य एजेंसियां, जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है। इस बीच अस्पताल में घायलों ने बताया कि हादसे के समय हुआ क्या था। पत्थर, मिट्टी, मलबा, पानी इतना अचानक से आया कि भागने का भी चांस नहीं मिला। किसी को पता ही नहीं चला कि ऐसा होगा। वो उम्मीद ही नहीं था कि ऐसा आएगा। ऐसा आया कि आदमी को थोड़ा सांस लेने का भी टाइम नहीं मिला। हादसे में मारे गए 7 लोग उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा से हैं। चमोली में जिस इलाके में पीपल कोटी विष्णुगाड़ हाइडल प्रोजेक्ट की सुरंग बन रही है, वहां के पहाड़ों में चुने की चट्टानें हैं जो पानी से खोखली हो जाती हैं और उनमें काफी पानी भर जाता है। जानकारों का मानना है कि ऐसे एक वाटर पैकेट पंचर होने से यह हादसा हुआ होगा। बुधवार शाम करीब 6:45 बजे चमोली जिले के मायापुर में 22 मजदूर विष्णुगाड़ पीपल कोटी हाइड्रा प्रोजेक्ट की इस सुरंग में काम कर रहे थे कि तभी अचानक कहीं से तेज रफ्तार में पानी और मलबा सुरंग में घुस गया। इससे पहले कि मजदूरों को कुछ समझ आता, वो पानी और मलबे में घिर चुके थे। आगे पीछे भागने की कोई जगह नहीं। कुछ लोग खुशकिस्मत रहे कि वो पानी में नहीं डूबे और पानी के साथ आए मलबे में वो नहीं फंसे। राहत और बचाव कार्य के दौरान उन्हें निकाल लिया गया, लेकिन 12 लोगों की जान चली गई। हादसे का कारण क्या है ये अभी साफ नहीं है, लेकिन जानकारों के मुताबिक सबसे संभावित वजह पहाड़ में किसी वाटर पॉकेट का पंक्चर हो जाना है। इस पूरे इलाके के पहाड़ों में चूने की चट्टानें हैं जो समय के साथ साथ पानी के कारण खोखली हो जाती हैं और उन खोखले पॉकेट्स में पानी भर जाता है। सुरंग जैसे निर्माण कार्यों के दौरान पानी के ऐसे पॉकेट्स के पंचर होने की आशंका रहती है। जानकार मानते हैं कि पीपल कोटी हादसे के दौरान ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। हालांकि हादसे की विस्तार में जांच होनी अभी बाकी है। और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त शाम 4 बजे की 4 बड़ी खबर कौन कौन सी है, आइए देखते हैं बिग न्यूज 4। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस की जांच में एसआईटी का दायरा बढ़ा। बाराबंकी के एसपी बढ़ते हैं आगे, अगली खबर की बात करते हैं। नालसार हैदराबाद के कानून के छात्रों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को फटकार लगाई है। छात्रों का एनरोलमेंट रोकने का आदेश देने पर चीफ जस्टिस ने फटकार लगाई। चीफ जस्टिस ने आदेश को बेवजह बताते हुए कहा, यह मेरे और छात्रों के बीच का मामला है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसमें दखल देने वाला कौन होता है। कोर्ट ने साफ कहा कि नालसार के छात्रों और फैकल्टी पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।
हैदराबाद की नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ का मुद्दा आज सुप्रीम कोर्ट में गूंजा और चीफ जस्टिस ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को फटकार लगा दी। दरअसल यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों द्वारा दीक्षांत समारोह में चीफ जस्टिस सूर्यकांत को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाए जाने का विरोध किया गया था। इसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक सख्त फैसले में सभी राज्यों की बार काउंसिलों को NAL-SAR के बीच 2026 के लॉ ग्रेजुएट्स का वकील के तौर पर एनरोलमेंट रोकने को कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर बार काउंसिल से सख्त नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने छात्रों का एनरोलमेंट रोकने के BCI के आदेश को बिल्कुल बेवजह बताया। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं खुद छात्र रहा हूं और विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय था। ये छात्रों और मेरे बीच की बातचीत है। BCI इसमें दखल देने वाला कौन होता है? कोर्ट ने NAL-SAR के छात्रों और फैकल्टी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया। इस पूरे मसले पर प्रतिक्रियाओं को देखते हुए BCI ने पहले ही अपना आदेश वापस ले लिया था। आधी रात तक डिस्कशन हुआ और उसके बाद हमने ये सारा चैप्टर क्लोज किया। कोई इंक्वायरी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा और स्टूडेंट जो है सो अपने मनचाहे बार काउंसिल में इनरोल होंगे, अपनी वकालत करेंगे। कोर्ट ने इस मामले में BCI को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है। अब समझते हैं कि पूरा विवाद था क्या। तो दरअसल नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के लिए चीफ जस्टिस सूर्यकांत को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाने का फैसला हुआ, लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब नालसार के छात्रों के एक वर्ग ने दीक्षांत समारोह में चीफ जस्टिस सूर्यकांत को बुलाने पर ऐतराज प्रकट किया। वो दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर चीफ जस्टिस की एक टिप्पणी से नाराज थे। इसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नाराजगी दिखाते हुए जल्दबाजी में एक फैसला लिया और नालसार के 2026 के छात्रों के एनरोलमेंट पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया। यह आदेश सभी राज्यों की बार काउंसिल को जारी किया गया और यूनिवर्सिटी से विरोध करने वाले छात्रों पर एक जांच रिपोर्ट भी मांगी गई है। उधर नालसार के वाइस चांसलर ने कहा है कि कोई भी फैसला लेने से पहले यूनिवर्सिटी इस बात की जांच करेगी कि क्या BCI को यह आदेश देने का अधिकार है। इस बीच सोशल मीडिया और समाज की जानी मानी हस्तियों ने BCI के फैसले का विरोध शुरू किया है। BCI अध्यक्ष मनन मिश्रा को जल्दबाजी के लिए गए फैसले का एहसास हुआ और देर रात एक बैठक में आदेश को वापस लेने का फैसला लिया गया। लेकिन BCI ने साथ ही कहा है कि लोकतंत्र में असहमति का स्वागत है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं के सार्वजनिक खिल्ली उड़ाना भारी पड़ सकता है। अब इस पूरे मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बहुत ही जल्दबाजी दिखाई है। चीफ जस्टिस के अपमान का आरोप लगाते हुए नालसार के छात्रों के खिलाफ फरमान सुना दिया है, लेकिन जब इस फरमान को समर्थन मिलता नहीं दिखा तो देर रात एक बैठक करके उसे वापस ले लिया गया। बस ये था कि छात्रों का इंटरेस्ट का कहीं क्लैश ना हो, छात्रों से जुडिशरी को कोई क्लैश ना हो। तो इसलिए देखिए, जैसे ही हमारे काउंसिल ने रियलाइज किया इस बात को कि छात्रों पर इंक्वायरी या कोई पनिशमेंट का कोई मतलब नहीं है, हम लोगों ने भी सब बैठ के हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, इसको हम विड्रॉ करते हैं। देयर विल बी नो क्वेश्चन ऑफ एनी इंक्वायरी और एनी पनिशमेंट और कहीं कुछ नहीं। तुरंत वो ऑर्डर विदिन 40 मिनट्स जो है वो मॉडिफाई हुआ ऑर्डर, और रात में फिर आफ्टर थॉरो डिस्कशन एंड डिलिबरेशंस वी हैव closed this chapter fully. Now there will be no question of any inquiry, anything. हम छात्रों के भविष्य के लिए, for the bright future of the students, we want that there should be a cordial relation between the judiciary and the law students. तो उस पर्पस से हम काम कर रहे हैं। अगर कहीं कम्युनिकेशन कोई गैप हो गया या हमको ये चीज़ एक्सप्लेन करने में कहीं कोई कमी रह गई तो वो अलग बात है, लेकिन पर्पस हमारे बार काउंसिल का या हमारा यही है कि स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को कहीं कोई दिक्कत ना पहुंचे, आघात ना पहुंचे, उनका अपना राइट जो कहते हो बना रहे। आगे बढ़ते हुए अपराध की दुनिया से 4 बड़ी खबरों को आप सभी के सामने रख देते हैं, नजर डालिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम में सनसनीखेज वारदात। विवाद में पत्नी ने पति पर तवे से हमला करके मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जबकि मध्य प्रदेश के छतरपुर में अवैध शराब के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई। 10 थाने पर 4 वाहनों से भारी मात्रा में शराब जब्त, करोड़ों बताई जा रही है इसकी कीमत। प्रतापगढ़ में टोल प्लाजा पर अभद्रता और बैरियर तोड़ने के मामले में एक्शन। उमर अहमद के काफिले से जुड़ी 2 स्कॉर्पियो बरामद। हरिद्वार के फ्लाईओवर पर थार चालक की दबंगई। बस चालक को कुचलने की कोशिश, आराम से चलाने की सलाह देना भारी पड़ा। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और आरएसएस को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भाषा, एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर।
रचनात्मक कांग्रेस प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अधिवेशन में राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद संदीप दीक्षित द्वारा इटली के प्रधानमंत्री पर भी टिप्पणी पर सवाल उठे हैं। बीजेपी ने राहुल की भाषा को अश्लील और अभद्र करार देते हुए इसका कड़ा विरोध किया है। इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। मौका था रचनात्मक कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का। राहुल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान राहुल ने क्रिएटिविटी के नाम पर जो किया उस पर अब बवाल हो गया है। इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ। मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. तो राहुल की भाषा पर भारतीय जनता पार्टी ने घोर निराशा जताई है, पलटवार किया है। राहुल की भाषा को अभद्र और अश्लील बताया है पार्टी ने। रचनात्मक कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में राहुल गांधी की भाषा सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह को लेकर ही खराब नहीं रही, उन्होंने आरएसएस को लेकर भी तंज कसे। राहुल की भाषा पर तुरंत बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया जताई। मानसिक दिवालियेपन में हो, राहुल गांधी उसी श्रेणी में आते हैं। उन्हें संसद के बदले आगरा जैसे संस्थान में रहना चाहिए। नीचता की हद है। और राहुल गांधी आज लगभग, मैं तो पहली बार कह रहा हूं कि राहुल गांधी आधा फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे से झलकता है, वो पागल हो चुके हैं। ये राहुल गांधी जी को हार का जो डेस्परेशन है, हताशा निराशा भाव, ये स्पष्ट रूप से राहुल गांधी में देखने के लिए मिल रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है, कठोर निंदनीय है। ऐसे लग रहा है कोई मानसिक रोगी कैसे बयान दे सकता है, वैसा बयान दिया है। राहुल गांधी शुड सीक मेंटल मेडिकल हेल्प। राहुल गांधी का कृत्य ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी के संस्कार क्या है और गांधी वाड्रा परिवार के संस्कार क्या है। ये भी स्पष्ट करता है कि गांधी वाड्रा परिवार और राहुल गांधी हिंदुस्तान के लोकतंत्र से कितना नफरत करते हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा है। दलित के मुद्दे पर योगी का यह पलटवार है। दलित हिंदुओं से विपक्ष का किनारा, विपक्ष के लिए वोट बैंक माने रखता है। देश को बांटकर आपस में लड़ाया, ये योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए हमला बोला है। मौका था विभाजन विभीषिका दिवस कार्यक्रम का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके बहाने पर विपक्ष को घेरा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार का मुद्दा उठाकर उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मौन पर सवाल खड़े कर दिए। उनके लिए उन दलित हिंदुओं के कत्लेआम मायने नहीं रखता है, उनके लिए अपना वोट बैंक मायने रखता है। ये कोई दल बोला नहीं था, ये लोग तब भी मौन थे, ये आगे भी मौन रहने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों में दलित राजनीति को लेकर बयानबाजी तेज हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से शुरू हुई सियासी बहस में बीजेपी, सपा और बसपा भी कूद पड़ी हैं। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले दलित वोट बैंक को लेकर नैरेटिव की लड़ाई खुलकर सामने आती दिख रही है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर सभी पार्टियां दलितों की बात क्यों करने लगी हैं। तो उत्तर प्रदेश में दलित आबादी करीब 21% है और ये वोट बैंक 140 प्लस विधानसभा सीटों के चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं यूपी विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं। ये पूरा खेल इसी का है।
इधर उत्तर प्रदेश में एक और मुद्दे पर सियासत बेहद गर्म है। अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने आजम खान से मुलाकात के बाद गृह मंत्री वाला बयान दिया तो खुद मुख्यमंत्री ने इसे लेकर सवाल उठाया और वहीं सहयोगी दलों ने भी साथ निभाया। समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव की आजम खान से मुलाकात और उनके बयान पर यूपी की सियासत गर्मा गई है। शिवपाल ने संकेत दिया कि सपा सरकार बनने पर आजम खान को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर निशाना साधा। विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले व्यक्ति को समाजवादी पार्टी आज पैरोकार बनती है कि हम आएंगे तो उसको गृह मंत्री बनाएंगे। तो वहीं यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी अखिलेश को नसीहत दे डाली। राजभर ने एक्स हैंडल पर अपने पोस्ट में लिखा, मित्र अखिलेश यादव जी, जरा अपने चच्चू को संभालिए, नहीं तो वो आपको कभी सत्ता में आने नहीं देंगे। चाचा शिवपाल जी कह रहे हैं कि सपा की सरकार आने के बाद अपने लोगों के मुकदमे वापस ले लेंगे, आजम खान को गृह मंत्री बना देंगे। गजब है महाराज। शिवपाल जी अपने लोगों को अपराध करने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले ऐसे बयानों को चुनावी सियासत की आहट के तौर पर देखा जा रहा है। ब्रेक के बाद 4 के अलार्म में बढ़ेंगे आगे। एनडीटीवी इंडिया पर मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। जयपुर में 12वीं क्लास के एक छात्र की मौत पर हंगामा हुआ है। छात्र के परिजनों का कहना है कि स्कूल में लंच के दौरान पैटीज खाने से उसकी मौत हुई है। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर्स ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। परिजनों का स्कूल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप है। परिजनों के प्रदर्शन के बाद स्कूल संचालक को हिरासत में लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है कि तबीयत बिगड़ने के बाद कुछ लोग छात्र प्रिंस को सहारा देकर लाते हैं और सोफे पर लिटा देते हैं। एक महिला पानी भी पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक उसकी हालत बेहद गंभीर नजर आती है। इसके बाद सामने आई तस्वीरें और भी भावुक कर देने वाली हैं। परिजन बेसुध पड़े अपने बेटे को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली जाती है। एक पल ऐसा भी आता है जब प्रिंस गिर पड़ता है और 2 लोग उसे उठाकर बाहर ले जाते दिखाई देते हैं। आरोप है कि लंच ब्रेक के दौरान स्कूल कैंटीन में पेटीज खाने के बाद उसकी तबीयत खराब हुई और वो बेहोश हो गया। स्कूल के अंदर ही जो है कैंटीन के अंदर जो है पेटीज खाता है बच्चा और उसके कुछ ही समय बाद जो है उस बच्चे की मौत हो जाती है। लेकिन जो जिम्मेदार होते हैं वो अपनी जिम्मेदारी प्रॉपर तरीके से निर्वहन ना करके जो है अपनी जिम्मेदारियों से बचते हुए दिखाई देते हैं। और इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। परिवार पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक मां का लाडला चला गया, लेकिन जिम्मेदार कौन था, इसे लेकर अब कानूनी लड़ाई भी शुरू हुई है। तो मेरा बच्चा मर गया और मुझे बता रहे हैं कि आपका बच्चा बेहोश हो गया, बाहर निकालो उसको। ये दर्द है उस माँ का जिसे उम्मीद थी कि उसका बेटा स्कूल से सकुशल घर लौट आएगा। परिवार का आरोप है कि लंच ब्रेक के दौरान प्रिंस की तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने हालात की गंभीरता को समय रहते नहीं समझा। उनका कहना है कि अगर तुरंत इलाज मिलता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। आने वाले समय में मैसेज जाए। आप सोच के देखो, वीडियो लॉन्च हो गई, एक माँ यहाँ खड़ी होगी इतनी हिम्मत से कह रही है कि दूसरा कोई प्रिंस नहीं बन जाए। वीडियो लॉन्च हो गए, बच्चे को आपने लिटा रखा है, एक टीचर वहाँ कॉपी चेक कर और लगातार दबाव बना रहा है कि आप जल्दी आ जाओ, बच्चा बीमार है। अरे भाई आप भी तो ये आप यहाँ देखो। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके मामले की जांच भी शुरू कर दी है। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गुस्साए परिवार वालों ने स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया, साथ ही मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। और इस हादसे के बाद पूरा परिवार दुख में डूबा हुआ है। लाजमी है, जाहिर सी बात है। प्रिंस की मां का तो बहुत बुरा हाल है। चलिए जरा उस मां का आपको दर्द हम सुनवाते हैं, जिसका जवान बेटा एक स्कूल की लापरवाही की वजह से उसका यानी कि मां का आंचल सूना कर गया। मनपसंद खाना बना के मैं रखती हूँ, मेरा बच्चा आएगा सुबह बोल गया मम्मी दाल ढोकली बनाना, मैं आज वही खाऊंगा। मैंने कहा तू मैं तेरे लिए पसंद का खाना बना के रखती हूँ। मेरा बच्चा दोबारा नहीं आया ना, वो सड़ गई मेरी दाल ढोकली लेके, मेरा बच्चा नहीं आया, मेरा आंचल खाली रह गया। रोटी वही थी मेरे जीवन की। देखिए, इस पूरे मामले में अब स्कूल प्रबंधन सवालों के घेरे में है, उन पर आरोप लग रहे हैं।
लोग सवाल उनसे पूछ रहे हैं। आरोप क्या है? आरोप है कि प्रिंस ने स्कूल की कैंटीन से पैटीज खरीद कर खाई थी। पैटीज खाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई, यह आरोप लग रहा है। आरोप यह भी है कि मौके पर मौजूद शिक्षकों ने प्रिंस पर ध्यान नहीं दिया और इलाज के नाम पर केवल सोफे पर लेटा दिया गया। और इससे भी बड़ी बात यह रही कि बच्चे को अस्पताल ले जाने के बजाय परिजनों को फोन वो करते रहे, जबकि अगर अस्पताल आनन फानन फौरन लेकर गए होते तो हो सकता है कि उसकी जिंदगी बच सकती थी। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। एयर इंडिया विमान के A12379 पर बड़ा खुलासा हुआ है। 4 सेकंड तक काम नहीं कर रहा था हाइड्रोलिक सिस्टम। तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम में एक साथ खराबी आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान विमान तेजी से नीचे की तरफ गया है, ये जानकारी सामने आ रही है। तो एयर इंडिया का जो मामला है वो लगातार जैसे जांच बढ़ रही है और भी रिपोर्ट्स आ रही है सामने, खुलासे हो रहे हैं। अब काम नहीं कर रहे थे हाइड्रोलिक सिस्टम, ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। एक विमान, सैकड़ों यात्री और सिर्फ 4 सेकंड। ये वो 4 सेकंड थे जब फुकेट से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के एयरबस A320 नियो विमान ने नियंत्रण खोना शुरू कर दिया। महज 4 सेकंड ने यात्रियों की जिंदगी खतरे में डाल दी और विमान तेजी से नीचे जाने लगा। एयरबस के डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की शुरुआती रीडिंग में बड़ा खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक विमान के अहम कंट्रोल सिस्टम 4 सेकंड तक काम नहीं कर रहे थे। विमान में हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया था। एलिवेटर पर कोई कंट्रोल नहीं रहा, वहीं एलेरॉन और स्पॉइलर पर भी कोई कंट्रोल नहीं रहा। इन फ्लाइट कंट्रोल्स को चलाने में हाइड्रोलिक सिस्टम बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन यही सबसे चौंकाने वाली बात थी कि तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम में एक साथ खराबी आई। इसी वजह से 4 सेकंड के लिए एलिवेटर और एलेरॉन पायलट की कमांड के हिसाब से काम नहीं कर रहे थे। एयर इंडिया के इस विमान को लेकर जो भी खुलासा सामने आया है उस पर हमारे सहयोगी विश्व सोम की एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पायलट का जो भी इनपुट था वो कुछ रजिस्टर नहीं हो रहा था और इसी वक्त उस विमान पे एक स्टॉल वार्निंग का आवाज सुनाई दिया, स्टॉल 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 ऐसे, और कॉकपिट इंस्ट्रूमेंटेशन में पता चला कि स्टॉल होने वाला था। स्टॉल का मतलब यह है कि विमान का जो विंग्स है उसमें लिफ्ट नहीं आ रहा है और विमान उस स्थिति में क्रैश कर सकता है। वहां को पायलट जो विमान की कंट्रोल्स पे था, उन्होंने अपना नोज डाउन एटीट्यूड, मतलब विमान को ये करने की कोशिश किया, पर नोज डाउन हुआ नहीं क्योंकि उसी वक्त ये हाइड्रोलिक फेलियर था। 4 सेकंड बाद जब कंट्रोल सिस्टम रिस्टोर हुआ, हाइड्रोलिक प्रेशर वापस आया, तो विमान नीचे के डायरेक्शन पे जाने शुरू किया और उसी वक्त जो इंजरीज थे पैसेंजर्स और कैबिन क्रू में, उसी वक्त ये इंजरीज हुई क्योंकि एक नेगेटिव जी सिनेरियो बना है, वो मैं बाद में समझाऊंगा आपको। पर उसी स्थिति में जो पैसेंजर्स जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहना था, उनके बॉडीज को विमान के रूफ तक मतलब वो ऊपर चले गए थे और वहां उनका इंजरीज हुआ था, काफी सीरियस इंजरीज। देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के सिलेबस में बदलाव हुआ है। पीजी कोर्स से दिल्ली सल्तनत का पेपर हटाया गया। द दिल्ली सल्तनत स्ट्रक्चर्स ऑफ अथॉरिटी इन मेडिकल नॉर्थ इंडिया को हटाया गया है और पीजी के तीसरे सेमेस्टर में कई बदलाव भी किए गए हैं। तो डीयू के सिलेबस में बदलाव। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एमए हिस्ट्री का नया सिलेबस जारी किया है, लेकिन इस बार की लिस्ट से वो पेपर ही बाहर है जो पिछले कई दशकों से मध्यकालीन भारत के इतिहास का आधार माना जाता था। सिलेबस से हटाया गया चर्चित पेपर द दिल्ली सल्तनत 13वीं और 14वीं सदी की सत्ता, शासन और समाज पर था फोकस। मध्यकालीन उत्तर भारत की राजनीतिक संरचना का कराया जाता था अध्ययन। हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया भी सिलेबस से बाहर। जेंडर एंड वुमेन स्टडीज से जुड़े विषय भी नहीं हुए शामिल। प्राचीन भारत की धार्मिक और सामाजिक परंपराओं वाले पेपर भी हटे। लेकिन एक्सपर्ट और इतिहासकार इस बदलाव को लेकर सवाल उठा रहे हैं। case of this MA history syllabi, it is disturbing to see hand-picked persons constituting the so-called quote-unquote expert committee or oversight committee. Moreover, such a committee is only meant to check whether framed syllabi meet the requirements of the postgraduate curriculum framework. आंकड़ों के लिहाज से देखें तो इतिहास विभाग ने तीसरे सेमेस्टर के लिए 38 ऑप्शनल पेपर का प्रस्ताव रखा था, लेकिन फाइनल लिस्ट में सिर्फ 16 को ही मंजूरी मिली है, यानी सीधे 22 विषय बाहर कर दिए गए।
अमेरिका ईरान तनाव के बीच बड़ी खबर। पश्चिमी एशिया की ओर रवाना हुआ यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन यूएसएस अब्राहम लिंकन की जगह ये लेगा और यूएसएस अब्राहम लिंकन में हालात खराब होने की खबरें मिल रही हैं। लंबे वक्त से समंदर में है यूएसएस अब्राहम लिंकन। पश्चिमी एशिया में अमेरिकी नौसेना का बड़ा बदलाव। यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को तैनात करने की तैयारी। ईरान जंग में अमेरिकी सैन्य ताकत का प्रतीक बना यूएसएस अब्राहम लिंकन बड़े संकट से गुजर रहा है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अहम भूमिका निभाने वाला यूएसएस अब्राहम लिंकन 250 दिनों से लगातार समंदर में तैनात है और इसकी कीमत अमेरिकी नौसैनिक चुका रहे हैं। युद्ध के माहौल और सप्लाई चेन की ठप होने की वजह से सैनिकों को बुनियादी चीजें, पानी और मील डिलीवरी तक के लाले पड़ गए हैं। हालांकि नौसेना का दावा है कि अब हालात पर काबू पा लिया गया है। इसीलिए अमेरिका ने अब यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को खाड़ी की ओर रवाना कर दिया है ताकि यूएसएस अब्राहम लिंकन पर तैनात नौसैनिकों को मदद मिले और वे ताज़ा दम हो सकें। अमेरिका ईरान तनाव के बीच ये बड़ी खबर, जहां पश्चिमी एशिया की ओर रवाना हुआ। आपको बता दिया यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन। अब आगे बढ़ते हुए इससे जुड़ी और खबर आपके बीच रख देते हैं, क्योंकि अब आपको यह भी जानना चाहिए कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन कितना ताकतवर है, क्या इसकी खासियत है। देखिए, ये न्यूक्लियर पावर से लैस है। 2 A4W न्यूक्लियर रिएक्टर से ये चलता है। सालों तक बिना रुके ये चलने में सक्षम है। 1092 फुट इसकी लंबाई है। 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आगे बढ़ता है। 65 से ज्यादा लड़ाकू विमानों की क्षमता है। इस यहां पर सवार हो सकते हैं। विमानों को रोकने वाली अरेस्टिंग वायर प्रणाली से लैस है। ये रैम और सी स्पैरो मिसाइल सिस्टम से लैस है। टारपीडो से बचाव में भी सक्षम है। एयरक्राफ्ट कैरियर पर 3 फेलक्स गन तैनात है। 1 मिनट में 4500 राउंड फायरिंग ये करता है। अब अगली खबर, जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भद्रवाह में भारी बारिश के बाद अचानक फ्लैश फ्लड जैसे हालात बन गए, जिसकी वजह से पानी रिहायशी इलाकों और बाजारों तक जा घुसा। रिहायशी इलाकों की गलियों में इतना पानी भरा था जैसे नदी बह रही हो। बाजारों का हाल भी बुरा था। लोग इन रास्तों से गुजरने में डर रहे थे। कुछ देर की तेज बारिश के बाद इतने खराब हालात बन गए। इन तस्वीरों को देखिए, लहरें जमीन पर कदम नहीं पड़ने दे रही। कई लोग तेज बहाव में लड़खड़ाते रहे, एक दूसरे को सहारा देते नजर आए। सैलाब आया है, ये देख सकते हैं आप। सैलाब अचानक आया, जिसकी वजह से लोगों के बीच दहशत का माहौल दिखा गया। हालात पर प्रशासन की नजर है। फिलहाल जान माल के किसी नुकसान की खबर नहीं आई है, लेकिन चुनौती अभी भी बनी हुई है। जम्मू कश्मीर के जोजिला में बादल फटने से हालात बिगड़ चुके हैं। भारी मलबे की वजह से श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड बंद है। बहुत सारे लोग बीच रास्ते में ही फंसे थे। जोजिला के ऊपरी इलाके में बादल फटा, उसके बाद का मंजर बेहद खौफनाक था। फ्लैश फ्लड सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा था। सड़क और रास्ते सिमटते गए, लोगों के सामान भी बह गए। बीआरओ की टीम मौके पर मौजूद है। राहत और बचाव का काम जारी है। ये अहम रास्ता है जो लद्दाख को जोड़ता है, लेकिन सड़क को खोलना बहुत बड़ी चुनौती है। मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम चल रहा है और खराब मौसम के मद्देनजर लोगों को गैर जरूरी यात्रा से बचने की हिदायत दी गई है। बादल फट गया है यहाँ पे। वहीं ओडिशा के भद्रक में भारी बारिश के बाद वैतरणी नदी में जबरदस्त उफान है और पानी खतरे के निशान के पार है और लोगों की मुश्किलें इसी के साथ बढ़ती दिख रही हैं। दरिया पानी से लबालब है। वैतरणी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। बैराज का मंजर डरा रहा है।
ये बैराज की दूसरी तरफ की तस्वीरें हैं। उफनता पानी इसके खंभों से टकरा रहा है। पानी में पूरी तरीके से डूबा हुआ हरा भरा रिहायशी इलाका। यहाँ रहने वालों की परेशानी को समझा जा सकता है। कई मंदिर भी सैलाब में डूब गए। कई फीट तक पानी जमा था। जहाँ तक निगाहें जाए वहाँ देखिए नदी का दायरा लगातार बढ़ रहा है। बादलों का बरसना थम ही नहीं रहा। ऐसे में हाल फिलहाल लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही। देखिए, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में लगातार होती तेज बारिश ने लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ाई हुई हैं। शहर की कई सड़कें पानी में डूब चुकी हैं और रिहायशी इलाकों में अफरा तफरी इसकी वजह से देखने को मिल रहा है। मैक्लोडगंज जाने वाले रास्ते पर पानी का बहाव बेहद तेज था। ऐसा लगा कि ये कार बह जाएगी और तभी पानी स्कूटी को बहा ले गया। मोटरसाइकिल सवार अपनी गाड़ी को संभाल भी नहीं पाया। कुछ लोग मदद के लिए आगे बढ़े। इस जगह का हाल देखिए। इतने खतरे के बीच दोपहिया सवार कैसे आगे बढ़ सकते थे। कई लोग किनारे खड़े इंतजार कर रहे थे। कार को खतरा नहीं था, वो निकल गई। पानी भरी सड़क से गाड़ियां गुजरती रहीं। सरकारी बस रुकी तो देर से इंतजार कर रहे लोगों में चढ़ने की होड़ लग गई। इनमें कई स्कूली छात्र भी थे। कुछ सड़कों पर बहुत ज्यादा खराब हालात थे। पैदल चलने वालों की परेशानी बड़ी थी और दूसरे रास्ते पर भी हालात जुदा नहीं थे। हर कोई मौसम की मार से जूझता दिखाई दिया। और अब आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश के मुरैना से खबर है, जहां लोग अपनी जान को खतरे में डालकर चंबल नदी पार करने पर मजबूर हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नाव पर कई मोटरसाइकिलों के साथ लोग नजर आ रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं उसको विस्तार से रखते हैं आपके सामने। लगातार बारिश के बीच बांधों से पानी भी छोड़ा जा रहा है। ऐसे में चंबल नदी का स्तर बढ़ता जा रहा है। बावजूद उसके लोग खतरे से खेल रहे हैं। छोटी सी नाव पर 12 से 15 मोटरसाइकिलें लाद दी गई और फिर नाविक के साथ लोग उस पार के लिए रवाना हुए। साफ दिख रहा है कि नाव पर क्षमता से ज्यादा लोड है। ऐसे में बैलेंस बिगड़ सकता है, हादसे की संभावना है, लेकिन लोग मानते कहां हैं। नदी के किनारे ये रोज का मंजर है। लोग मोटरसाइकिलों के साथ पहुंच जाते हैं। नाव का इंतजार होता है और फिर सभी एक खतरनाक सफर पर रवाना हो जाते हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि इस तरह जिंदगी से खेलने का क्या मतलब है। खबर अब उत्तराखंड से, जहां उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते परेशानी लोगों की काफी बढ़ रही है। मुनस्यारी क्षेत्र में उफनते नाले की वजह से आवाजाही थम सी गई है। देखिए जरा। बादल बरसते ही चले जा रहे हैं। पहाड़ों पर फ्लैश फ्लड का खतरा भी बढ़ रहा है। मुनस्यारी में पानी का बरसना बंद ही नहीं हो रहा। ऐसे में लाझेगला के पास नाले में जबरदस्त तूफान दिखा। खतरे के मद्देनजर लोगों को हटाया गया और सड़क पर आवाजाही भी रोक दी गई। सड़क बंद हुई तो बहुत सारे लोग बीच रास्ते फंस गए। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है।